Good morning 10th class. Today we will continue our first chapter Nationalism in India. In previous video हमने क्या पढ़ा था कि सत्याग्रह का आइडिया किसने दिया था? बेसिकली महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह 3 शहरों में चलाया, 3 जगह चलाया। कहाँ पर? बेसिकली एक तो चंपारण यानी कि बिहार के अंदर, एक गुजरात में खेड़ा के अंदर और एक गुजरात अहमदाबाद में। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लग गया कि ऐसे तो महात्मा गांधी क्या करेंगे, सत्याग्रह चलाकर पूरे भारत को आज़ाद करा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव थे उन्होंने बहुत जल्दी में एक कानून पास कर दिया। उस कानून का नाम था बच्चों रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। उसके बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद था बेटे खिलाफत मूवमेंट। तो बेटे जो यहाँ पर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव ने सत्याग्रह का जो आंदोलन था बेटे उसको पूरी तरह से कुचलने के लिए क्या किया, ताकि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको पूरी तरह से प्रेशराइज किया जा सके। इसलिए बेटे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव क्या होता है बेटे, जो कानून बनाते हैं। तो उन्होंने एक कानून बना दिया 1919 के अंदर। उस कानून का नाम क्या था बच्चों? रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। अब देखो बेटे यहाँ पर 1919 के अंदर जो नेशन वाइज सत्याग्रह था, नेशन वाइज सत्याग्रह से जुड़े हुए लीडर्स थे, उनके खिलाफ क्या किया गया, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव ने एक कानून पास कर दिया जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम था बच्चों रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर्स दी गई कि वो क्या कर सके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां हैं और जितने भी राजनीतिक लीडर्स हैं जो क्या हैं सत्याग्रह आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उनको क्या कर सके, अरेस्ट कर सके। यहाँ पर गवर्नमेंट को पावर दी गई इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो क्या करे, इन सभी राजनीतिक गतिविधियों को पूरी तरह से क्या करे, कुचल दे। और हर तरह से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सत्याग्रही हैं, उन सबको बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक क्या कर ले, जेल के अंदर बंद कर सकते हैं। देखो इसमें देखा ना, एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैन बी अरेस्टेड एंड केप्ट इन प्रिजन। उनको भी अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट को शक्तियां दी गई कि वो पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं और उनको बिना ट्रायल का मतलब बिना मुकदमा चलाए उन्हें 2 साल तक, यानी कि 2 साल बाद उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन 2 साल तक बिना किसी उसके उनको कहाँ रखा जाएगा, जेल में रखा जाएगा। तो बेटे गांधी जी ने देखा ये तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं भारतवासियों के ऊपर एक प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया, अपोज किया इस अनजस्ट लॉ का, यानी कि इस अन्यायपूर्ण कानून का क्या किया, पूरी तरह से विरोध किया। अब विरोध कर दिया गांधी जी ने, ठीक है। अब गांधी जी के विरोध करने के बाद क्या हुआ बेटे, 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल करने का फैसला ले लिया। यहाँ पर दे रखा है ना बेटे, और नॉन वायलेंट, इसके लिए बेटे यहाँ पर सत्याग्रही ने क्या करा, 6 अप्रैल 1919 को सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। अब हुआ क्या, सरकार के खिलाफ हड़ताल तो शुरू कर दी, बहुत सारे स्थानों पर डिफरेंट नॉन वायलेंट का मतलब क्या आप सबको पता है बेटे, गांधी जी अहिंसावादी थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने कई जगह पर नॉन वायलेंट आंदोलन चलाए, ठीक है ना। उसके साथ साथ रैलीज निकाली, आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप पर जितने वर्कर काम कर रहे थे वो हड़ताल पर चले गए, सारी शॉप बंद हो गई, जो टेलीफोन जैसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, रेलवे फैसिलिटीज़ हैं, वो सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर अमृतसर में बहुत सारे जो लोकल वहाँ पर लीडर्स थे उन सब ने इस चीज़ में हिस्सा लिया, ठीक है। गांधी जी को मना कर दिया गया कि वो दिल्ली एंटर नहीं कर सकते। तो बेटे इसके कारण बेटे 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक जुलूस हुआ, एक जलसा हुआ, जहां पर पुलिस ने क्या करा, गोलियां चलाई। इसके बाद बेटे रेलवे, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर वो हमला करने लग गए। तो इन सब से क्या हुआ बेटे, मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। मार्शल लॉ क्या होता है बेटे कि बेसिकली जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया। अब मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया तो इसकी कमांड किसके हाथ में आई, यहाँ पर बेटे इसकी कमांड हाथ में आई जनरल डायर के। जनरल डायर को कहा गया कि वो क्या करे, कमान संभाले। अब देखो बेटे रॉलेट एक्ट में पावर तो दी गई, लेकिन उस पावर के साथ साथ जो मतलब अंग्रेजों ने कोशिश की कि भारतवासियों का, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका शोषण किया जाए, हर तरह से उनके साथ इनजस्टिस
करने की कोशिश किस लॉ के अगेंस्ट। तो यहाँ पर गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिया, हड़तालें शुरू कर दी। अब जब वो हड़ताल शुरू हुई तो इसके साथ साथ बेटे बहुत सारे लोगों ने नॉन वायलेंस जो आंदोलन था बेटे, ठीक है ना, रैली थी, प्रोटेस्ट निकाले, इन सब के साथ डिफरेंट पार्ट में इसको अप्लाई किया। तो ब्रिटिशर्स ने बेटे बहुत सारे स्टेप उठाए कि वो इन सबको क्या कर सके, दबा सके, रिप्रेस कर सके। जब रिप्रेस नहीं किया गया उनसे तो उन्होंने क्या किया, अमृतसर में एक बहुत बड़े, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे, कलेक्ट हो चुके थे, उन पर क्या कर दिया, गोली चलानी शुरू कर दी। और साथ ही साथ बेटे यहाँ पर बेसिकली जो गांधी जी थे उनको दिल्ली जाने से बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया गया था। अब क्या हुआ कि जो हमला हुआ इसकी पूरी कमान किसने संभाली, जनरल डायर ने। इसके बाद शुरू होता है बेटे हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके अंदर क्या हुआ था बेटे, जनरल डायर को पता था कि 13 अप्रैल को हुआ था बेटे ये। बेसिकली जब जनरल डायर ने इसकी कमान संभाली तो उसको पता था कि बैसाखी के मेले के लिए लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, जलियांवाले बाग में इकट्ठे होंगे। वो तो अपना क्या कर रहे थे, अपना बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। उन लोगों को ये नहीं पता था, काफ़ी लोगों को, कि जो मैदान है वो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया, जो मेन दरवाज़ा था वो वहाँ का बंद करवा दिया और पूरी भीड़ पर क्या कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो इसको बेटे हम लोग किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुआ था बच्चों ये, 13 अप्रैल 1919 में। अब देखिए बेटा यहाँ पर वॉयलेंस टू रोलेट एक्ट, यानी कि रोलेट एक्ट का वॉयलेंस चल रहा था, ठीक है ना। मार्शल लॉ को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। 13 अप्रैल के अंदर बेटे लोग इकट्ठे हुए, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। क्यों इकट्ठे हुए, जो बैसाखी का मेला था वहाँ पर शिरकत करने के लिए, वहाँ पर इंजॉय करने के लिए। लेकिन जनरल डायर ने वहाँ पर कमांड संभाली और उसने उस क्राउड पर जो भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो सत्याग्रही थे, जो पीपल थे, उनके मन में डर बिठाना चाहता था। हर तरह से उनकी जो मतलब बेसिकली नेशन की जो स्पिरिट थी उसको हर तरह से तोड़ना चाहता था। तो बेटे यहाँ पर बंधाधुंध गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोग बेटे उनको मार दिया गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जितने भी सत्याग्रही हैं, जितने भी मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के मन में डर पैदा करना था। तो बेटे एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रोलेट एक्ट, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करोगे। सेकंड क्वेश्चन बनता है बेटे, एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। किस तरह से लोग अपना बेसिकली इकट्ठे हुए, गैदर्ड हुए, किसके लिए, हर तरह से उनकी कोशिश क्या थी कि वो सेलिब्रेशन करेंगे। वो तो बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर जनरल डायर आता है, दरवाजे बंद करा देता है और पूरी क्राउड पर वो क्या करता है, गोलियां चलानी शुरू कर देता है, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। इसका बस ऑब्जेक्टिव एक ही था कि लोगों के अंदर दहशत बिठाना था, डर बिठाना था। अब देखो बेटे, जैसे जैसे जो जलियांवाला मास्कर था बेटे, उसकी न्यूज़ लोगों को पता चलनी शुरू हुई, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बेटे नेक्स्ट पेज पे, एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड टुक अ स्ट्रीट in North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. अब जैसे जैसे बेटा जलियांवाला बाग की खबर पहुंची, लोगों को बहुत गुस्सा आया, गाँव में, शहरों में लोग हड़ताल करने लग गए, ठीक है ना। अब पुलिस के खिलाफ मोर्चा निकालने लगे, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन सबको जलाना शुरू कर दिया। एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद रिचुअल रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने इसको, इन सबको बुरी तरह से, निर्ममता से क्या कर दिया, दमन कर दिया, इनको पूरी तरह से दबा दिया इन सब चीज़ों को। एंड सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज द पीपल, लोगों के मन में डर बिठा दिया, उनको बेसिकली पूरी तरह से क्या कर दिया, ह्यूमिलेट करने का मतलब क्या होता है, उनको अपमानित कर दिया। अब उसने क्या निकाला गवर्नमेंट ने, इसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला कि सत्याग्रही वर फोर्स, तो सत्याग्रही थे जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया, उनको कहा गया कि वो अपनी ग्राउंड पर क्या करें, अपनी नाक को रगड़ें, ठीक है ना। एंड क्राउड ऑन स्ट्रीट्स एंड डू सलाम, और हर तरह से जितने भी अंग्रेज अधिकारी हैं उन सबको क्या करें, सलाम करें। इसके बाद बेटे क्या हुआ, उनको गांव में इनको कोड़े मारे गए, ठीक है ना। तो इसमें बेटे बहुत सारे लोगों पर क्या किया गया, बहुत सारे गांवों पर बम बरसाए गए। तो इसके कारण बेटे महात्मा गांधी ने क्या करा, इतनी सारा बेसिकली क्या होगा, वॉयलेंस फैल गई। महात्मा गांधी ने अपना जो आंदोलन चल रहा था उसको क्या कर लिया, वापस ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, वैसे तो देखो बेटे जो रोलेट एक्ट है, इट वॉज अ वेरी बिग मूवमेंट,
मूवमेंट, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ा था। लेकिन बेटे इसमें इसका जो मतलब हम बोलेंगे एक्सपेंशन बोलेंगे वो केवल क्या था, टाउन्स तक ही था, ठीक है ना, सिटीज तक ही था। तो महात्मा गांधी वो फेल्ट दैट, महात्मा गांधी ने क्या किया कि हमें इसको ब्रॉड लेवल पर लेकर जाना है। तो ये ब्रॉड लेवल पर कब कास्ट कर पाएंगे, जब वो हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के साथ जोड़ पाएंगे, उनके अंदर अपनेपन की भावना पैदा कर पाएंगे। देखो बेटे, अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति से लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम दो लोग आपस में जुड़े। अगर हमें देश के बाहरी शक्तियों के साथ मुकाबला करना है तो हमारे देश के अंदर जितने भी आंतरिक हिस्से हैं उसमें रहने वाले लोग आपस में क्या करें, जुड़े। तो महात्मा गांधी जी ने क्या महसूस किया कि अगर हम अपने आंदोलन को बड़ा करना चाहते हैं, इस आंदोलन की विजय प्राप्ति चाहते हैं, तो जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइटेड नहीं करेंगे, हम मूवमेंट को सक्सेस नहीं बना सकते। इसके लिए क्या किया था उन्होंने, इसके बारे में पढ़ेंगे बेटे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है, एक्सप्लेन द खिलाफत मूवमेंट। ओके, अब देखिए बच्चों, while the Rolvet सत्याग्रह has been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns, सिटी और टाउन तक ही सीमित था। महात्मा गांधी वो now felt to need to launch a ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। वो क्या चाहते थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना चाहते थे। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट, कोई भी ऐसा मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक कि हम हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता स्थापित नहीं करेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या कोशिश की कि खिलाफत का मुद्दा उठाया, ठीक है ना, कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं, दोनों हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वो क्या कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम को यूनाइटेड कर सकते हैं। ओके, एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। अब देखो बेटे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की से क्या था, तुर्की से हार चुकी थी। तो अब बेटे क्या अफवाहें फैल चुकी थी कि ऑटोमन सम्राट पर यानी कि हर तरह से क्या किया जाएगा, उसको प्रेशराइज किया जाएगा। तो इसलिए बेटे यहाँ पर जो खलीफा क्या है बेटे, यहाँ पर अगर हम जैसे हम कहते हैं भगवान, ऐसे ही बेटे मुस्लिम के अंदर एक स्पिरिचुअल देवता, उसको क्या कहा उन्होंने, खलीफा कहा। तो खलीफा ने बेटे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने आध्यात्मिक नेता जो थे, ठीक है ना, इस्लामिक धर्म के जो आध्यात्मिक नेता थे, खलीफा जिसको खलीफा कहा गया था, उन पर क्या किया गया, अपनी शक्तियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने 1919 के अंदर एक कमेटी फॉर्म की। कब की थी, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1990, ताकि वो अपनी शक्तियों की सुरक्षा कर सके। अब मुस्लिम जो लीडर्स थे बेटा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बेटे, यंग मुस्लिम लीडर्स, दो भाई थे बेटा, जिनमें एक था एक तो थे शौकत अली और दूसरे थे बेटा मोहम्मद अली। आगे देखो बेटे इसमें, एंड टू डिफेंड द खलीफा टेम्पररी पावर्स ए खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन March 1919 in Bombay. A young generation of Muslim leader like the brothers, भाइयों की तरह थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, began to discussing the महात्मा गांधी about the possibility of united mass action on the issue। तो बेटे यहाँ पर क्या हुआ था कि जो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु थे वो बेसिकली क्या है, कहाँ पहुँचे, महात्मा गांधी के पास पहुँचे ताकि वो संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर क्या कर सकें, एक्शन ले सकें, कार्यवाही कर सकें। गांधी जी ने देखा कि अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम लोग मुस्लिम को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं कि बेसिकली महात्मा गांधी ने इसके लिए चर्चा करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने क्या महसूस किया कि 1920 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनको भी मुस्लिम के साथ यूनाइटेड करने के लिए मना लिया, तैयार कर लिया। और इसके साथ साथ बच्चों क्या हुआ, एंड इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू नीड टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। तो देखो बेटे यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सितंबर 1920 में जितने भी कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में जितने भी नेता थे उनको इस बात के लिए तैयार कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए हमें क्या करना चाहिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इकट्ठे होकर अपनाना चाहिए। अब बेटे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग क्यों, असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव कहाँ पड़ा, जैसे कि आपने पढ़ लिया कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ बच्चों, 1920s के अंदर। तो बेटे इस वीडियो के अंदर 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है बेटे रॉलेट एक्ट 1919 और सेकंड वन है बेटे यहाँ पर कि बेसिकली किस तरह से रॉलेट एक्ट के खिलाफ मार्शल लॉ को अप्लाई किया गया। तो दूसरा है बेटे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब किया गया,
ठीक है। और उसके बाद खिलाफत मूवमेंट। तो बेटे इसमें आप क्वेश्चन बताना कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उसकी डेट क्या थी। आपका क्वेश्चन यही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ओके, आई होप आपको बेटे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स।